दोस्तों 5 दिसंबर 2024 को फिल्म पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी। फिल्म के डायरेक्टर और किरदारों ने मिलकर के फिल्म पुष्पा 2 को रिलीज होने से एक दिन पहले 4 दिसंबर 2024 को फिल्म का प्रीमियर अलग-अलग सिनेमा हॉलों में रखा। इन्हीं सिनेमा हॉलों में हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली थाना में स्थित एक संध्या नाम का सिनेमा हॉल भी शामिल था। इसी सिनेमा हॉल में जो लोगों ने बहुत पहले से ही टिकट बुक करा रखी थी फिल्म का प्रीमियर देखने के लिए। और फिल्म का प्रीमियर देखने से पहले इसी तरह से एक महिला ने भी टिकट बुक करा रखी थी और उसका एक 13 साल का बच्चा उसके साथ था, जिसकी टिकट भी इसमें शामिल थी। अब दोनों फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ लोगों को परेशानी हो रही थी। इसी बीच फिल्म के जो हीरो होते हैं अल्लू अर्जुन, वो इस सिनेमा हॉल में पहुँच जाते हैं। फिल्म के हीरो को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है और सिनेमा हॉल में भगदड़ मच जाती है। इसी भगदड़ में वो महिला और उसका 13 साल का बच्चा दब जाते हैं, जिसमें महिला की मृत्यु हो जाती है और बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो घटना है यह 5 दिसंबर 2024 को फिल्म जो रिलीज़ होने वाली थी उससे ठीक पहले 4 दिसंबर 2024 की घटना है। तो दोस्तों, 4 दिसंबर 2024 को घटी हैदराबाद की ये घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं रवि कुमार। 4 दिसंबर 2024 को जब फिल्म का प्रीमियर रखा गया पुष्पा 2 का, तो लोग इसे देखने के लिए पहले से ही एडवांस में टिकट बुक कराए हुए थे। इन्हीं में एक रेवती नाम की महिला जो थाना चिक्कड़पल्ली की रहने वाली थी, और ये सिनेमा हॉल भी थाना चिक्कड़पल्ली में ही हैदराबाद में स्थित है। यहाँ वह अपने 13 साल के बच्चे को लेकर सिनेमा हॉल में जाती है और इस फिल्म का प्रीमियर देखने के लिए वह इस हॉल में जाती है। लेकिन फिल्म का प्रीमियर शुरू होने से पहले ये जो फिल्म के हीरो हैं अर्जुन अल्लू, ये उस हॉल में एंटर कर जाते हैं। अब अल्लू अर्जुन को देखने के लिए पब्लिक एक साथ उमड़ पड़ती है और इसी भीड़ की भगदड़ में इस महिला की दब करके मृत्यु हो जाती है और इसका 13 साल का बच्चा भी दब जाता है, जिसे काफ़ी गंभीर चोट आई है। और जब भीड़ वहाँ शांत होती है तब उन्हें देखा जाता है कि ये दोनों लोग इस बेहोशी की हालत में पड़े हुए होते हैं। तभी जो हो इसका सिनेमा हॉल का मालिक होता है वह इन सब दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहां डॉक्टर इस रेवती नाम की महिला को मृत घोषित कर देते हैं और इनका जो बच्चा होता है 13 साल का, वह बच जाता है। और इनके जो पति होते हैं दोस्तों, अब बात होती है कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार क्यों किया गया। गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि अब इनके जो पति होते हैं वह थाना एसएचओ से बात करते हैं, जो थाना चिक्कड़पल्ली का होता है, वहाँ जाते हैं और एसएचओ से बात करते हैं। अब एसएचओ इनसे कहते हैं कि आप एफआईआर दो। तो इनके जो पति होते हैं, जो रेवती के पति होते हैं, वह फिल्म के हीरो अर्जुन अल्लू के नाम और उस संध्या सिनेमा हॉल के मालिक के नाम, दोनों के नाम एफआईआर दर्ज कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं सारी घटना बताने से पहले थोड़ा सा इस फिल्म की कहानी पर प्रकाश डालता हूँ। इस फिल्म की कहानी जो है क्यों लोगों को भा रही थी और क्यों लोग इतनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए सिनेमा हॉलों में एकत्रित थे, क्यों इतने टिकट बिच रहे थे। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुकुमार। उन्होंने पहले पुष्पा फिल्म बनाई थी, तो पुष्पा फिल्म बहुत ही हिट होकर के गई थी। इसी के चलते लोगों में उत्साह था कि जैसे पुष्पा फिल्म अच्छी थी, इसी तरह से जो है पुष्पा 2 फिल्म भी अच्छी होगी, और इसीलिए लोगों ने एडवांस में टिकट बुक करा रखे थे। दोस्तों, अगर हम बात करें पुष्पा 2 फिल्म की कमाई की, तो 7 दिन में इसने 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इनकम की है और इसीलिए लोगों में उत्साह है इस फिल्म को देखने के लिए। हर सिनेमा हॉल में भीड़ बहुत एकत्रित हो रही है, टिकट एडवांस अभी कर रहे हैं। दोस्तों, पुष्पा 2 फिल्म की जो पूरी कहानी है डाकू वीरप्पन की कहानी पर आधारित है। जो डाकू वीरप्पन होता है वह लाल चंदन की तस्करी करता है और साथ साथ हाथियों के दांत की भी तस्करी करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाकू वीरप्पन कौन था। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के गोपीनाथन गाँव में एक जो छोटा सा गांव होता है उसमें एक बच्चा पैदा होता है 18 जनवरी 1952 को। अब यह बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा होता है और गरीब परिवार होने की वजह से वह जो उसका परिवार होता है वह खेतीबाड़ी का काम करता है। वह जंगलों में ही हमेशा अधिकतर जो अपना समय जंगलों में ही बिताता है। तो परिवार का अधिकांश समय खेतों में बीतने की वजह से वीरप्पन भी खेतों में ही ज़्यादातर समय बिताता है। जैसे जैसे वीरप्पन बड़ा होता है तो उसे शिकार करने का शौक लगने लग जाता है। वह हर तरह के हथियार चलाने सीख जाता है और हर तरह के पशु की आवाज़ निकालना, आवाज़ पहचानना, वह ये सब चीज़ सीख जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि वीरप्पन को इतना जंगल का जो अनुभव था वह एक पशु की, किसी भी पशु या पक्षी की आवाज़ को पहचान करके बता देता था कि यह कौन सा पशु है या कौन सा पक्षी है और कितनी दूर से बोल रहा है। धीरे धीरे यह बच्चा बड़ा होता है और इसे हथियार चलाना आता है। कोई सा भी हथियार हो वह सबको जानता था चलाना। किसी भी जो है पशु को वह मार सकता था। इसी तरह से उसे हाथियों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे वह बड़ा होता है वो हाथियों का शिकार करने लग जाता है और वह हाथियों के शिकार के साथ साथ उनके दांतों को तोड़ करके बेचना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, यही नहीं, वह थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वह लाल चंदन की तस्करी भी करना स्टार्ट कर देता है।
दोस्तों इस तस्करी से जो कर्नाटक की सरकार होती है वह भी बहुत परेशान हो जाती है और वीरप्पन को पकड़ने के लिए वह पुलिस को खुली छूट दे देती है, परंतु पुलिस बार बार कोशिश करने के बाद भी इस वीरप्पन को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि दोस्तों इसके साथ जनता का साथ होता है। जो वहाँ की जनता होती है, इसका क्या जो है प्लस पॉइंट था मैं आपको बताता हूँ कि ये वहाँ की जनता को, जो गरीब लोग थे वहाँ के, उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेता था और उन्हें इसके बदले पैसे देता था। दोस्तों वहाँ के जो गरीब लोग थे इस पर बहुत भरोसा करते थे, उन लोगों को यह अच्छा लगता था क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ से पैसा आता था। पुलिस से बार बार पकड़ने के लिए इसके गांव, जो गोपीनाथन गांव था, वहां जाती थी। जंगलों में तो इसे पकड़ना मुश्किल था क्योंकि पुलिस को पता था कि इसे जंगलों में नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन इसके गांव पहुंचने से पहले या कहीं पुलिस को इन्फॉर्म होती थी कि आज वीरप्पन इस गांव में है, वह उस गांव में जाती तो उससे पहले ही गांव वाले इसको इन्फॉर्म कर देते थे कि आज यहाँ पुलिस आने वाली है। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि 30 साल तक पुलिस ने लगातार इसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु पुलिस हर बार फेल होती है। दोस्तों वीरप्पन का जो अपराध था वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अब तक 180 लोगों की जान ले ली थी और लगभग 2000 हाथियों को मार डाला था। वह हाथियों के दांत बेचता था, इसलिए उसने 2000 हाथियों का शिकार कर लिया था। अब इस बात से कर्नाटक की सरकार बहुत परेशान थी, वहाँ की पुलिस बहुत परेशान थी। दोस्तों वीरप्पन का अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और सन 1984 से सन 2002 तक उसने और अधिक लोगों को जान ले ली थी और अधिक हाथियों को मारना स्टार्ट कर दिया था और लाल चंदन की तस्करी और ज़्यादा बढ़ा दी थी। इससे भी पुलिस बहुत परेशान थी, वहाँ की सरकार बहुत परेशान थी। इसके अपराध से परेशान होकर वहाँ की पुलिस ने इसको जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 4 करोड़ रुपए का इनाम भी बोल दिया था, परंतु दोस्तों इस इनाम को बोलने के बाद भी पुलिस इसको पकड़ नहीं पाती है। अब दोस्तों साल 2002 में वहाँ की जो मुख्यमंत्री जयललिता पर बहुत प्रेशर पड़ता है कि इस डाकू को मरवाओ, इसको पकड़वाओ, पुलिस को खुली छूट दो, तरह तरह की बातें होने लग जाती हैं और जयललिता इस बात से बहुत परेशान रहती है और वह दिन प्रतिदिन यही सोचती रहती हैं कि इस डाकू वीरप्पन को कैसे पकड़ा जाए। जब पुलिस से इस डाकू वीरप्पन को नहीं पकड़ा जाता तो जयललिता, जो वहाँ की मुख्यमंत्री होती हैं, वो एसपीजी कमांडो को इसे पकड़ने का ऑर्डर देती हैं। तो उन्होंने इसे पकड़ने का जिम्मा ठान लिया था। वह इसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। अब उस कमांडो ने इसके आदमियों के अंदर विश्वास बनाया और उनसे यारी दोस्ती की। दोस्तों बहुत लंबा प्रोसीजर चला, बहुत समय लगा और उस एसपीजी कमांडो ने एक दिन, जब यह डाकू वीरप्पन बीमार हो जाता है, इसकी आंख में कुछ दिक्कत होने लग जाती है, तो वह इसके आदमियों से कहता है कि इनका इलाज करने के लिए हम कहीं बाहर ले चलते हैं। तो दोस्तों एसपीजी कमांडोज ने पूरी प्लानिंग के साथ एक हॉस्पिटल में ले जाने की इनकी तैयारी कर ली। अब डाकू वीरप्पन भी बहुत चालाक था, उसने अपने जो 4-6 आदमी अपने साथ लिए और जो डॉक्टरों की वैन थी वो भी एसपीजी कमांडो द्वारा बनाई गई थी और उसमें एसपीजी कमांडो ही ड्राइवर और को ड्राइवर बनाकर बैठाए गए थे। अब दोस्तों पूरी प्लानिंग के अनुसार डाकू वीरप्पन को एम्बुलेंस में बैठा लिया जाता है और रास्ते में जो एसपीजी कमांडो हैं वो गाड़ी को रोक करके वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पहले से एसपीजी कमांडो दूसरे मौजूद होते हैं, जो 22-23 कमांडोज होते हैं। वह 22-23 कमांडो एसपीजी कमांडो को, जो उसमें ड्राइवर और को ड्राइवर बने हुए थे, उन दोनों को निकलते ही एम्बुलेंस पर गोलियाँ बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। अब गोलियाँ बरसाने से डाकू वीरप्पन और उसके साथियों की एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों 18 अक्टूबर 2004 को डाकू वीरप्पन का नामो निशान खत्म कर दिया जाता है, उसका जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। अब इसी कहानी पर आधारित जो फिल्म पुष्पा 2 जो सुकुमार डायरेक्टर ने बनाई है, वो इसी कहानी पर पूरी तरह से आधारित है। दोस्तों इसीलिए लोगों में उत्साह था कि जैसे इस कहानी को इसमें और भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। दोस्तों इसी कहानी पर आधारित फिल्म पुष्पा 2 ने पठान, जवान और बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब दोस्तों इतनी कमाई करने वाली फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है सिनेमा हॉलों में। और वहीं जब इसका फिल्म का प्रीमियर 4 दिसंबर 2024 को रखा गया तो संध्या नाम के इस सिनेमा हॉल में, जो हैदराबाद में चिकड़पल्ली थाना में स्थित है, वहाँ एक महिला रेवती नाम की अपना टिकट बुक करा करके और अपने बेटे को, जो 13 साल का होता है, उसको लेकर के फिल्म देखने के लिए जाती है। दोस्तों यहाँ अल्लू अर्जुन इसी सिनेमा हॉल में आ जाते हैं, फिल्म का प्रीमियर स्टार्ट हो जाता है और अल्लू अर्जुन के आते ही उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। इसी भीड़ में, जो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, इसी भीड़ में वह रेवती नाम की महिला दब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब अल्लू अर्जुन को यह सब पता लगता है, वह वीडियो जारी करते हैं, अपने एक सोशल अकाउंट पर वीडियो डाल देते हैं और वह कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि इस फिल्म का प्रीमियर स्टार्ट होने पर ही किसी महिला की मृत्यु हो गई है। मैं उस महिला को आर्थिक सहायता देने के लिए, उस महिला के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं 25 लाख रुपए इस महिला के परिवार को आर्थिक सहायता देता हूं।
तो दोस्तों इस आर्थिक सहायता का ऐलान करते ही सोशल मीडिया पर यह बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है, क्योंकि दोनों ही प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट हर चीज़ के होते हैं। तो कुछ लोग तो इसको अच्छा बताते हैं कि देखो अल्लू अर्जुन का दिल कितना बड़ा है, वह इस परिवार को, जो महिला की मृत्यु हुई है उस परिवार को ये जो है 25 लाख रुपए देने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी भी जो महिला की जान जाने के बाद में उसकी कीमत लगाने लग जाता है। इस तरह से अल्लू अर्जुन में दोनों ही बातें लोगों की समझ में आती हैं, कोई उसे अच्छा बताता है, कोई उसे गलत बताता है। अब दोस्तों 13 दिसंबर 2024 को जब पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पहुंचती है तो वहां उनके फैंस भी होते हैं, और वह महिला जो रेवती नाम की थी वह भी अल्लू अर्जुन की फैंस थी, इसलिए वह फिल्म देखने के लिए गई थी। अब इसके घर पर भी फैंस होते हैं और इसके जो स्टाफ भी होता है और घर वाले भी होते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ देखकर सब में हड़कंप मच जाता है और पुलिस अल्लू अर्जुन से बात करने लग जाती है और अल्लू अर्जुन को आखिरकार गिरफ्तार कर ले आती है। अब दोस्तों पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि यदि अल्लू अर्जुन पर यह केस साबित हो जाता है कि उनकी गलती है, उनकी वजह से इस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें लगभग 3 साल की जेल हो सकती है और साथ साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भी आर्थिक दंड के तौर पर लगाया जा सकता है। दोस्तों अब यह तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि अल्लू अर्जुन को सजा होती है या अल्लू अर्जुन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब हमारा यह नहीं है कि किसी के दिल को हम ठेस पहुंचाएं, परंतु दोस्तों हम इस वीडियो को पब्लिक को जागरूक करने के लिए बना रहे हैं, ताकि पब्लिक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाए परंतु इस तरह भागा दौड़ी ना करे या किसी हीरो को देखते ही वह भगदड़ ना मचाए, क्योंकि दोस्तों किसी की भी जान जा सकती है, किसी की अभी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। तो दोस्तों चलिए इंतजार करते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, तभी होता देखते हैं क्या होगा अल्लू अर्जुन के साथ। धन्यवाद।